हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 7 नवंबर। तो 7 नवंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो आज ही बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स, जिसमें हम पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस, टेक्स, पर्सन एंड न्यूज़ से रिलेटेड खबर देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहली खबर है हमारे सामने कि देखो, आपने ये नाम सुना होगा इदुक्की डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और इदुक्की डैम के बारे में भी सुना होगा। तो ये आपसे कई बार पूछा जाता है, मैप का क्वेश्चन बनता है कि इदुक्की डैम कहाँ लोकेटेड है। तो इदुक्की डैम लोकेटेड है केरला के अंदर, ठीक है। तो इदुक्की डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? केरला में। आप ये लोकेशन देख सकते हैं मैप के अंदर, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अभी हाल ही में लैंड स्लिप हुआ है, मतलब लैंड स्लाइड हुई है। तो भूस्खलन के कारण यहाँ पर क्या है, जो 50 एकड़ फार्म लैंड है वो पूरी की पूरी वाइप आउट हो गई है, दब गई है, ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार क्या होता है, लोकेशन से आपको पता होनी चाहिए। तो ये लोकेशन के बेस पर है, और साथ में यहाँ पर एक ज्योग्राफिकल क्वेश्चन भी बनता है कि लैंडस्लाइड क्या होती है, ठीक है। तो भूस्खलन एक ढलान, मतलब जैसे मान लीजिए आप ये मैप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो चट्टान है, ये पूरी की पूरी धंस जाती है, यहाँ से नीचे सबडक्ट कर जाती है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड बोलते हैं। मास ऑफ रॉक्स है ना, बहुत बड़े पत्थर जो होते हैं, ठीक है, ये डैब्रिस होती है, वो ज़मीन के नीचे की तरफ चली जाती है ना, ऊपर से, मतलब ऊपर जहाँ भी होगी माउंटेन के किनारे पे होगी। अब जैसे मान लीजिए ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या थे, पहले इस रॉक का ही एक पार्ट हुआ करते थे इस तरीके से, ठीक है। अभी क्या है, टूट टूट के बिखर बिखर के इधर चले गए हैं, है ना। तो दे आर टाइप ऑफ मास वेस्टिंग, है ना, विच डोनेट्स एनी डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉइल एंड रॉक अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो जो हमारी ग्रेविटी है, ग्रेविटी आप जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे बोला जाता है, उसके कारण जो मास ऑफ लैंड्स होती है, पीस मासेस ऑफ रॉक्स हो गए, सॉइल हो गई, तो ये क्या होता है, नीचे की तरफ खिसक जाते हैं, धंस जाते हैं, ठीक है। तो इसी को भूस्खलन बोला जाता है। और ये इसके गिरने के 5 तरीके गिने जाते हैं, ठीक है। एक होता है गिरना, जिसे हम बोलते हैं फॉल, ठीक है। दूसरा स्लाइड, मतलब टॉपलेस हो जाना, ठीक है। ऊपर से क्या होता है, ऊपर का तल जो ऊपर का बेस, वो टॉप होता है, वो पूरी तरीके से इरोड हो जाता है, ठीक है। स्लाइड स्प्रेड हो जाती है, जो साइड की जो स्लाइड्स होती हैं वो पूरी पूरी गायब हो जाती है, या फ्लॉज, या पानी के साथ बह जाना। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं लैंडस्लाइड के। तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अजी आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरी खबर है, यहाँ भी केरला के पास से ही आ रही है ना। तो केरला के पास है कर्नाटका। तो वहाँ पे क्या है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। कई बार ये पूछ लेते हैं, बांदीपुर टाइगर रिजर्व एमपी में है, ठीक है। आपसे 5 लोकेशन दे देंगे, फिर आप सोचोगे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। बांदीपुर राजस्थान में है, एमपी में है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, केरला में कहाँ है। तो आपको लोकेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व लोकेटेड है कर्नाटका के अंदर, ठीक है। कर्नाटका के अंदर है, बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। तो ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, इसे 1973 में इंदिरा गांधी के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और अभी क्या है, 1 अप्रैल 2023 को इसको पूरे 50 साल हो गए, 50 ईयर्स हो गए हैं। तो 50 साल की सेलिब्रेशन यहाँ कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर क्या हुआ है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व में एक फार्मर को टाइगर ने खा लिया है ना। तो उसकी वजह से एक फार्मर की मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो टाइगर रिजर्व्स है, यहाँ से कभी कभी ये टाइगर है ना बाहर निकल कर आ जाते हैं, और जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, जो फार्मर्स खेती कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला कर देते हैं, कभी कभी उन्हें मार भी देते हैं। तो अभी ये मार दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक जो सिस्टम है, जो फॉरेस्ट डेवलप किए गए हैं, फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ हैं, उनकी कहीं कमी है कि वो प्रॉपर तारबंदी नहीं कर पा रहे, फॉरेस्ट को पूरा कवर नहीं कर पा रहे, टाइगर्स की मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये टाइगर्स का मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होता है, जो किसान हैं उनकी जान माल बचाई जा सके, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है ना। मैच द फॉलोइंग करा देते हैं, देश के अन्य टाइगर रिजर्व के नाम दे देंगे, और फिर मैच द स्टेट्स में आ जाता है। तो इसलिए आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। जो भी करंट्स में न्यूज़ होती है, उनके बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए डिफेक्शन बिजनेस, ठीक है। तो हमने अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले भी इस एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में डिस्कस किया था। तो अभी हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। देखो अभी क्या है, आपको पता है कि 5 राज्यों के इलेक्शन हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना, ठीक है। तो छत्तीसगढ़
और मिजोरम में तो आज है इलेक्शन 7 तारीख को, ठीक है। और बाकी सेकंड फेज में छत्तीसगढ़ में और इलेक्शन होगा 17 तारीख को। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में होंगे, है ना। राजस्थान में 25 तारीख को, तेलंगाना में 30 तारीख को ऐसे इलेक्शन है। तो आपको ये डेट याद होनी चाहिए। कई बार ये भी पूछ लेते हैं, हाल ही का अभी जो करंट में जो एग्जाम होगा तो वहाँ ये पूछ सकते हैं अभी कौन से राज्यों में किस तारीख को इलेक्शन हुए हैं, है ना। राजस्थान में कब हुए, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं तो तेलंगाना में पूछ लेंगे कि तेलंगाना में कौन सी डेट को इलेक्शन कंडक्ट कराए गए हैं, ठीक है। इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इनको कंडक्ट कराया जाता है। स्टेट इलेक्शंस हो गए या फिर लोकसभा, राज्यसभा के जो इलेक्शंस हो गए, कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर हम पंचायत की बात करें, पंचायती राज, है ना, पंचायती इंस्टीट्यूट्स होते हैं, म्यूनसिपालिटी, है ना, तो इनके इलेक्शन कौन कराता है? इनके इलेक्शन कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कई बार जो यूपीएससी के द्वारा भी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार देखे गए हैं, ठीक है। अब देखिए जो एंटी डिफेक्शन है, एंड डिफेक्शन का मतलब क्या है? डिफेक्शन का मतलब है जैसे मान लीजिए ये एक मेंबर है, ठीक है, ये भी मान लीजिए बीजेपी का मेंबर है, ठीक है। अब बीजेपी का मेंबर है, अब इसको लग रहा है कि यार बीजेपी की इस बार वो मतलब यानी पार्टी नहीं आएगी, ठीक है। या फिर इसने क्या करा, चुनाव लड़ लिया बीजेपी से। अब क्या हुआ, बीजेपी के 70 वोट मिल गए, है ना, 70 में से एक पार्टी, एक बंदा ये है, ठीक है। अब इसको लग रहा है यार अगर मुझे सत्ता में जाना है, क्योंकि अपोजिशन में रहेगा तो इसके पास कोई पावर नहीं रहेगी, तो इसको क्या करेगा, ये जाकर कांग्रेस में मिल जाएगा, ठीक है। ये बोलेंगे ये अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाएगा। तो इस तरीके से जो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं, जिसे बोला जाता है आया राम गया राम, ठीक है। तो इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ा था कि हरियाणा के ये क्या थे, एमएलए थे, जो एक ही दिन में 3 बार इन्होंने पार्टी बदली थी, है ना, गयाराम जिनका नाम था। तो ये आयाराम गयाराम उसी कंसेप्ट में निकला है। और इस तरीके से अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना, अगर दूसरी पार्टी ज़्यादा बेनिफिट दे रही है तो उस पार्टी को छोड़ के अपनी पार्टी में जाना, है ना। तो इस तरीके से कार्य करने को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, है ना, एंटी डिफेक्शन एक्ट लाया गया, जिसके अंदर क्या था, अगर कोई इस तरीके से अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, एंटी डिफेक्शन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया हमारी 10th शेड्यूल के अंदर, ठीक है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है, 12 है, ठीक है। 11th एंड 12th किससे डील करती है? पंचायत, है ना। 11 डील करती है पंचायत से, 12 डील करती है म्यूनसिपालिटी से, और 10th शेड्यूल डील करती है एंटी डिफेक्शन से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, जिसमें अगर कोई भी पॉलिटिकल एमएलए एमपी है ना, तो ये क्या होता है, अगर अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परंतु इसमें एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2003 में, ठीक है। तो ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि अगर कोई पार्टी के 2/3 मेंबर्स, 2/3 मेंबर, ठीक है, अगर दूसरी पार्टी में जाके मिल जाते हैं पूरे के पूरे, तो इसको बोला जाएगा वैलिड मर्जर, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा? मर्जर बोला जाएगा। तो इस तरह का जो मर्जर होगा वो वॉइड नहीं कहलाएगा, वो कानून की नज़र में लीगल होगा, वो वैलिड होगा, ठीक है। तो ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 91 यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? और जो 10th शेड्यूल में जोड़ा गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये एंटी डिफेक्शन एक्ट हमारी 10th शेड्यूल इंट्रोड्यूस की गई थी, जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए अब आगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल क्या कर रहा है? ये आर्टिकल बात कर रहा है कि यूएस की एक कंपनी है, साइबर सिक्योरिटी कंपनी, ठीक है, अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। तो उसने क्या किया है, उसने एक रिसर्च पब्लिश करी है और उसमें ये बताया है कि जो 851 मिलियन इंडियंस हैं, इनका जो पर्सनल डेटा है वो लीक हो गया है, ठीक है। तो वो लीक हो गया, वो कहाँ बेच दिया गया है? वो बेच दिया गया है डार्क वेब पर बेच दिया गया है। अब क्या है, आगे आने वाले वक्त में जो ये पर्सनल डेटा जिसने भी खरीदा है तो वो इसका मिसयूज़ कर सकता है, वो रैंसम डिमांड कर सकता है, पैसे की डिमांड कर सकता है ना। और वो किसी मतलब इलीगल मेथड, इलीगल किसी चीज़ के लिए भी इस पर्सनल डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कहीं ना कहीं जो प्राइवेसी है वो ब्रीच होती नज़र आएगी इतने सारे इंडियंस की, ठीक है। तो इसलिए ये पूरी रिसर्च छापी गई है। और हाल ही में इन्होंने ये भी बताया कि लास्ट ईयर 6000 से ज़्यादा इस तरीके के इंसिडेंट रजिस्टर्ड भी किए गए थे, जिसमें जो साइबर अटैक्स अटैम्प्ट किए गए थे, पर्सनल डेटा का अनएथिकली यूज़ हो रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये आर्टिकल आपको बताता है कि पर्सनल डेटा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से इसका मिसयूज़ हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, आ जाइए आगे देखते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने एक संशोधित व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक जारी किया, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसने क्या करा,
द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 नाम से एक बिल पेश किया 2022 का, ठीक है। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, तो इससे पहले भी हमारे पास कोई इस तरह का बिल था, तो हाँ हमारे पास एक बिल था जिसको हम बोलते थे द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, ठीक है। तो द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का ही नाम इन्होंने चेंज करके क्या कर दिया गया है, अब इसका नाम कर दिया गया है द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का नाम क्या हो गया है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 2022 का है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जानते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं कि जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें क्या है, 7 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं 2022 के बिल में। तो ये 7 प्रिंसिपल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि आपका जो भी पर्सनल डेटा कोई कंपनी के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है, तो वो उसका इस्तेमाल किस लिए करेगा, लॉफुल, है ना। लॉफुल मतलब कानूनन रूप से उसका इस्तेमाल करेगा, या फिर फेयर और सही तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष होकर उस डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। किसी के फेवर के लिए आप उस डेटा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉफुल मतलब कानूनी रूप से जो वैध है, वैध तरीके से आप इस डेटा का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड बात कहता है कि जो पर्सनल डेटा मस्ट ओनली बी यूज फॉर द पर्पस, ठीक है। तो जिस काम के लिए आपने पर्सनल डेटा लिया है आप उसी काम के लिए इस पर्सनल डेटा का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो जैसे मान लीजिए आपकी KYC करने के लिए क्या है कि आपका एड्रेस वेरीफाई करने के लिए आपका डेटा लिया उन्होंने, ठीक है। तो आपके डेटा को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद में उस डेटा को वो वापस से जिससे लिया था उसको वापस लौटा देंगे, ठीक है, वेरीफाई करने के बाद। ये वाली बात है इसके अंदर, है ना। तो पर्सनल डेटा का इस्तेमाल उसी जिस काम के लिए ले रहे हैं आप पर्सनल डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी काम के लिए करेंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसको वापस लौटाना होता है, ठीक है। तीसरी बात कहता है कि डेटा का मिनिमाइजेशन करना है। आप ये नहीं कि फालतू का पर्सनल डाटा बहुत सारा इकट्ठा कर लें, ये भी मंगा लें, वो भी मंगा लें, पैन कार्ड भी ले लें, पासपोर्ट भी ले लें, आधार कार्ड भी ले लें, है ना, उसकी आइरिस, फिंगरप्रिंट सब कुछ मैच करा लें। ऐसा नहीं, आपको जो मतलब आपको बस ये जानना है कि वैलिड पर्सन है, तो उसके लिए आप एक किसी डॉक्यूमेंट से भी काम कर सकते हैं। तो आप कम से कम डेटा का इस्तेमाल करें। तीसरा पॉइंट ये कहता है। फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो डेटा एक्यूरेसी है, ठीक है, तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जो आप डेटा का इस्तेमाल मतलब डेटा सटीकता की बात ये कहता है कि आप जिस पर्पस के लिए डेटा ले रहे हैं उसी काम को करने के बाद में उस डेटा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। उसको ऐसा नहीं कि आप है ना किसी और काम के लिए भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कहीं भी बेच दे रहे हैं, किसी और को थर्ड पर्सन को फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप डेटा की क्या है, जो सटीकता है, जो वैलिडिटी है, उसको मेंटेन करके रखेंगे, उसकी एक्यूरेसी बनाए रखेंगे, ठीक है। अब ये आगे चलें। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है। पांचवा सिद्धांत कहता है कि आप किसी और के पर्सनल डेटा को स्टोर करके नहीं रखेंगे, कैन नॉट बी स्टोर्ड, ठीक है। आप सामने वाले पर्सन का जो डेटा है अपने पास स्टोर करके नहीं रखेंगे। आप क्या करेंगे, जब वो यूज़ हो जाएगा तो उसके बाद में उसको वापस से रिटर्न करना होगा, ठीक है। जो फिक्स ड्यूरेशन आप एक पर्टिकुलर टाइम निर्धारित करेंगे कि ये इस पर्सन का डाटा इतने समय तक ही हमारे पास रहेगा, उसके बाद में हम इस डेटा को रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। सिक्स पॉइंट क्या कह रहा है, सिक्स पॉइंट कह रहा है नो अनऑथराइज कलेक्शन ऑफ द प्रोसेसिंग, ठीक है। तो आप किसी भी अनऑथराइज तरीके से डेटा का मतलब इकट्ठा नहीं करेंगे, अनाधिकृत तरीके से उसका प्रसंस्करण नहीं करेंगे, उसका क्या प्रोसेसिंग नहीं करेंगे किसी और डेटा, मतलब आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ज़बरदस्ती नहीं घुसेंगे। आपको जितना ऑथराइज्ड है आप उतना ही कार्य करेंगे, उसके अलावा उसकी छानबीन जाँच पड़ताल फालतू की चीज़ें नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप जो अनऑथराइज्ड है, जो जिस काम के लिए आपने डेटा का इस्तेमाल लिया नहीं है उस काम को आप नहीं करेंगे, जो काम के लिए लिया है उस काम को ही करेंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब सेवंथ पॉइंट क्या कहता है, द पर्सन हु डिसाइड्स द पर्पस एंड मीन्स ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा शुड बी अकाउंटेबल फॉर सच प्रोसेसिंग, ठीक है। तो जिस भी पर्सन ने, जिस भी कंपनी ने, जिस भी व्यक्ति ने आपसे पर्सनल डेटा लिया है वो उसके लिए अकाउंटेबल है, रेस्पॉन्सिबल है। अगर उसका डेटा लीक हो जाता है तो वो फिर जिम्मेदार होगा, ठीक है। जिसने आपसे डेटा लिया है वही उसकी लायबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए कुछ प्रोविजंस भी किए गए। तो देखो, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस हुआ 2017 में, जिसमें ये कहा गया, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी ने ये कहा कि जो प्राइवेसी है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का ही भाग है, ठीक है। तो ये कौन से केस से निकल कर आ रहा है, प्राइवेसी इज ए पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट, और ये कौन से आर्टिकल में इसको रखा गया है, आर्टिकल 21 के अंदर रखा गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्राइवेसी क्या है, फंडामेंटल राइट है। अगर आपसे पूछा जाए प्राइवेसी क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है या नहीं है, तो हाँ है, क्योंकि ये के.एस. पुट्टास्वामी केस में इसको क्लेरिफाई किया गया कि प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ
एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये आर्टिकल कौन से 21 के अंदर इसको मेंशन किया गया है। आगे चलते हैं। अब देखिए BN श्री कृष्णा कमेटी फॉर्म की गई 2017 के अंदर, जिसका काम क्या दिया गया, डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर इनको लॉज कानून बनाने के लिए, मतलब रिकमेंडेशन भेजने के लिए एक कमेटी बनाई गई। तो इन्होंने अपनी कमेटी बनी है ना डेटा प्रोटेक्शन के लिए, और इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन भी दी थी जुलाई 2018 तक, ठीक है। ड्राफ्ट करके जो भी रिकमेंडेशन थी वो सारी दे दी थी। अब उसी का नाम बदल के है ना डिजिटल पर्सनल डेटा कर दिया गया, वो आपने पीछे दिखाई है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, सॉवरेनिटी, प्राइवेसी, लॉ ऑफ इंडिया, इस तरह की बात करी गई, और राइट टू फॉरगॉटन एंड डेटा लोकलाइजेशन, इसकी भी बात करी गई कि भैया जो डेटा है वो उसका लोकलाइजेशन नहीं किया जाएगा, मतलब आप उसको मार्केट में नहीं बेचेंगे किसी और का, ठीक है। तो ये तो डेटा प्रोटेक्शन के लिए कमेटी का नाम कौन सा है, BN श्री कृष्णा, ठीक है। और प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट किसने बताया, KS पुट्टास्वामी केस से निकल कर आया आर्टिकल 21 के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स हैं 2021 के, ठीक है, रूल्स 2021, जो ये क्या करते हैं, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड गाइडलाइन ये प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो पर्सनल डेटा है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सरसाइज ग्रेटर डिलीजेंस विथ रिस्पेक्ट टू द कंटेंट ऑफ देयर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो सोशल मीडिया और ये जो जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस पर जो भी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की जाएंगी या फिर जो भी कार्य किए जाएंगे, है ना, तो वो उस पर क्या होगा, एक डेलीजेंसी, मतलब एक आपकी खुद की नैतिकता मतलब आप अपने खुद के जैसे बोलते हैं कर्तव्य परायण, ठीक है। तो आप किसी काम को करेंगे तो सटीकता से उस कार्य को करेंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आप ये नहीं कि इररिस्पॉन्सिबल होकर कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी ले जा रहे हैं, आप उसके लिए जिम्मेदार हैं, और आप वो चीज़ें अपनी खुद की उससे कंसाइज से करेंगे, ठीक है। आप सोच समझ के करेंगे, ये जो चीज़ दिखाई जा रही है ये सही है गलत है नहीं, ठीक है, उन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। अब ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इंडिया भूटान टू डिस्कस न्यू रूट ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी। तो देखो ये जो भूटान के किंग हैं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलने इंडिया में आए, ठीक है, अभी हाल ही में आए। तो इन्होंने क्या बातें करी, इन्होंने बात करी, ये देखो भूटान की लोकेशन देखिए पहले तो आप, ये नीचे वाला वर्ल्ड मैप देखिए, वर्ल्ड मैप में आप ये देख रहे हैं कि ये इंडियन ओशियन हो गया, यहाँ बे ऑफ बंगाल हो गया, और बे ऑफ बंगाल से ऊपर यहाँ बांग्लादेश, बांग्लादेश के ऊपर थोड़ा सा इंडिया का आसाम का भाग, और यहाँ भूटान आएगा छोटा सा, ठीक है। तो ये भूटान एक अलग से देश है इंडिया में, है ना, यहाँ आसाम है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये आसाम के पास में यहाँ पे गेलोपू नाम की एक सिटी है भूटान के अंदर, ठीक है। तो अब ये जो भूटान के किंग आए, इन्होंने क्या डील करी है इंडिया के साथ में कि गेलोपू को एक स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करके देगा इंडिया, ठीक है। तो इंडिया क्या करेगा, गेलोपू को एक स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करेगा, यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी डेवलप करेगा साथ में, ठीक है। तो इसको हाईटेक सिटी बनाने के लिए इन्होंने एग्रीमेंट किया है इंडिया के साथ में कि हम यहाँ पर जाएँ और यहाँ पर डेवलपमेंट करें। आसाम के जस्ट पास में ही है, तो बहुत ईजी भी रहेगा, कनेक्टिविटी भी आसान रहेगी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी हो सके। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये यहाँ आए। इसके साथ साथ इंडिया क्या करता है, जो भूटान की फॉरेन पॉलिसीज़ है, ठीक है, तो जो प्लान है, जो वहाँ के डेवलपमेंट कल्चर किस तरीके से होगा, तो 5 ईयर प्लान, ठीक है। प्लान कौन डेवलप करता है, इंडिया के द्वारा ही डेवलप किए जाते हैं भूटान के। तो ये जो 5 ईयर प्लान है, अभी 2018 से 23 तक के इंडिया ने डेवलप करके दिए थे पहले, ठीक है, कि ये 5 ईयर प्लान रहेंगे आपके, इस तरीके से आप प्रोग्रेस करेंगे और ये डेवलपमेंट अपने देश में काम करेंगे। अब क्या हुआ, ये 5 ईयर प्लान एक्सपायर होने वाले हैं 2023 में, तो नेक्स्ट जो 5 ईयर प्लान है उसके लिए भी इंडिया अब इनको नए 5 ईयर प्लान बना के दे, ठीक है। तो इसके लिए भी ये एग्रीमेंट करने आए हैं इंडिया के साथ में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, भूटान की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि ऊपर है चाइना, ठीक है। चाइना हमेशा क्लेम करता रहता है इंडियन टेरिटरी को, भूटान के भी कुछ पार्ट को करता रहता है, ठीक है। तो भूटान बीच में है, तो हमारी एक दायित्व बनता है, मॉरल लाइबिलिटी बनती है भूटान के प्रति भी, कि हम भूटान जैसे जैसे हम खुद डेवलप हों, ऐसे ऐसे हम भूटान जो हमारे फर्स्ट नेबर पॉलिसी के तहत हम जो हमारे पिछड़े देश हैं, हमारे पड़ोसी पिछड़े देश हैं, उनको भी डेवलप करें, अपने साथ में आगे लेके चलें, ठीक है। तो उसके तहत भूटान को हर टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट इंडिया के द्वारा दी जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दिए जाते हैं, ग्रांट भी दिए जाते हैं, जिससे भूटान कंधे से कंधे मिलाकर दुनिया के और देशों के साथ भी आगे बढ़ सके, ठीक है। तो आज ही आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वाड, ठीक है, आपने क्वाड का नाम सुनाई है, KUA जी, ठीक है। तो ये क्वाड कंट्रीज़ हैं, तो ठीक है, तो क्वाड की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्वाड की फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, QSD, है ना, शॉर्ट में QSD भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको
फुल फॉर्म में क्वाड बोलते हैं, KUAD क्वाड, ठीक है। तो इसमें क्या था, शुरुआत में तो 3 कंट्रीज थी, ऑस्ट्रेलिया, USA, मतलब ऑस्ट्रेलिया नहीं सॉरी, जापान, USA एंड इंडिया, और बाद में इसको ऑस्ट्रेलिया में भी मेंबर बना लिया गया था। तो ये 4 कंट्रियों का एक ग्रुप है जो क्या करता है, जो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। चाइना की जो सुपरमेसी है साउथ चाइना सी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ये पैसिफिक ओशन के अंदर। तो और जो चाइना का जो कंट्रीब्यूशन है, प्रभुत्व है ना, उसको थोड़ा कम किया जा सके, उसकी जो डोमिनेंस नेचर है उसको सरपास करके यहाँ पर फ्री इकोनॉमी, फ्री टेक्नोलॉजी है ना, तो इस तरीके से फ्री मैरीटाइम रूट्स को डेवलप किया जा सके, इसलिए ये क्वाड कंट्रीज आपस में मिलकर आए और यहाँ पर ये क्या है, चाइना को काउंटर करने के लिए पॉलिसीज़ का निर्माण कर रही हैं, ठीक है। तो आ जाइए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताता हूँ। अभी हाल ही में क्या हुआ, बैंकॉक थाईलैंड में ये क्वाड की एक सीनियर लेवल ऑफिशियल मीटिंग हुई क्वाड की, ठीक है, जो 4 नवंबर को हुई। तो यहाँ पे क्या बहुत सारी चीज़ों पे तो कंसेंसस नहीं बना और बहुत सारी चीज़ों पे बना, तो किस किस चीज़ पे कॉमन रेफरेंस हुए, है ना, जो आपसी समझौते हुए, ठीक है। तो फ्री, ओपन, इंक्लूसिव रीजनल आर्किटेक्चर, रूल ऑफ रोड, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस हुआ। सब ये पूरे जो क्वाड कंट्रीज़ हैं आपस में मिलकर हम जो फ्री इकोनॉमी है और फ्री एनवायरनमेंट, फ्री मतलब रूट्स एंड ट्रेड की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं, जिसमें एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, क्षेत्रीय वास्तुकला, सड़क के नियम, नेविगेशन, ओवर फ्लाइट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फ्री क्या क्या, ये सारी चीज़ें फ्री करनी है, मतलब फ्री का मतलब फ्री बांटना नहीं है, फ्री का मतलब सभी के लिए एक्सेस हो, ठीक है, हर कोई भी कंट्री यहाँ आए तो ईजिली ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो क्वाड, अब यहाँ पर क्या है, क्वाड मीटिंग में क्वाड के साथ में क्वाड प्लस मीटिंग्स भी हो रही हैं, ठीक है। तो क्वाड प्लस मीटिंग से आपसे पूछा जा सकता है क्वाड प्लस मीटिंग किन किन देशों के बीच में हो और ये क्या है, ठीक है। तो क्वाड प्लस में क्या हुआ, मार्च 2020 में, सबसे पहले तो 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड वियतनाम सिटीज़ के साथ में क्वाड मीटिंग के साथ में इन देशों को भी बुलाया गया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और वियतनाम को, डिस्कस करने के लिए कोविड-19 पेंडेमिक के ऊपर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में मई 2021 में ब्राज़ील और इजराइल, ठीक है, ब्राज़ील और इजराइल को भी यहाँ पे बुलाया गया कोविड-19 वैक्सीन के बारे में डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो क्वाड जो कंट्रीज़ थी, 4 कंट्रियों का समूह है, तो अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड भी किया जा रहा है, इसमें अन्य कंट्रीज़ को भी सम्मिलित किया जा रहा है, अपनी जो नई स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं, ग्लोबल पैंडेमिक हो, वैक्सीन्स को रिलेटेड हो, ठीक है, तो इनको इसके बहाने अदर कंट्रीज़ को भी इसका पार्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। जिससे क्या होगा, जब देखिए कोई भी कंट्री अकेली खड़ी रहेगी, ठीक है, अकेला कोई डिसीजन लेगी तो कोई मानेगा नहीं उसकी, और जब बहुत सारी कंट्री, बड़ी बड़ी सुपर पावर कंट्रीज आपस में मिलकर और भी छोटी अन्य कंट्रीज़ को साथ में लेकर कोई एक डिसीजन लेंगे और इन कंट्रीज का समर्थन रहता है, तो वो एक मतलब एक उसका एक वैलिडिटी होती है, उसका एक भार होता है, ठीक है। तो चाइना के ऊपर क्या प्रेशर भी क्रिएट किया जा सकता है आगे चलकर, तो इसीलिए क्या है, थोड़ा थोड़ा इसको एक्सपेंड भी किया जा रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जाते जाते कर लेते हैं क्वेश्चन, जहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क का, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो बताइए, बांदीपुर, भितरकनिका, मानस, सुंदरबन, ठीक है। तो ये कुछ नेशनल पार्क्स हैं, है ना। इनकी लोकेशंस आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, भितरकनिका कहाँ पर है, मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है, सुंदरबन कहाँ पर है। तो ये बहुत इजी हैं, हर बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ये क्या होते हैं, बहुत मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, तो इनको थोड़ा सा याद करें, इनकी लोकेशन देखें। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द अबोव आर डिक्लेयर एज टाइगर रिजर्व, तो इनमें से कौन कौन से टाइगर रिजर्व है उसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्या 1 और 2, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 या चारों ही। तो इनमें से बताइए कौन सा टाइगर रिजर्व है, कौन सा नहीं है, और जो नहीं है वो नहीं बताना है, जो टाइगर रिजर्व है वही बताना है। तो कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें और ज़रूर से इन क्वेश्चनों का आंसर दें, जिससे हमें भी पता चले कि आप कितना सीरियस है अपनी तैयारी को लेकर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें।